अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, यूएस हिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7। और पिछले लेक्चर में आप जानते हैं हमने बात की थी सिविल वॉर की, और आपको मैंने बताया था कि किस तरह अमेरिका अपने कन्फ्लिक्ट्स की वजह से सिविल वॉर के अंदर चला गया था। स्लेवरी के ऊपर बात की थी, स्लेवरी अबॉलिश हुई, ठीक है। अब स्लेवरी अबॉलिश होने के साथ साथ साउथर्नर्स जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं था किया। आखिर में जाकर इन लोगों ने भी थोड़ा बहुत सुधार आ गई थी और इन लोगों ने भी स्लेव्स को जो था वो एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उसमें तकरीबन उनको 100 साल लगे। ठीक है जी। अब सिविल वॉर के बाद क्या हुआ, और तो वो आज इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, व्हाट हैपेंड आफ्टर द सिविल वॉर, द एरा ऑफ प्रोग्रेसिविज्म एंड इन्वेंशंस। देखें, सिविल वॉर के अंदर अमेरिका जो था, सिविल वॉर के अंदर बड़े बदलाव उसके अंदर आए, ठीक है। और थोड़े लोग महजब हो गए थे और उनको समझ आ गई थी कि रहना कैसे है, ठीक है, और फड्डे नहीं करने आइंदा। यूनाइटेड स्टेट चेंज आफ्टर द सिविल वॉर, the frontier became less wild, cities grew in size and number, more factories, steel mills, and railroads were built. Immigrants arrived in the United States to dream of better lives. चूँकि इन्होंने स्लेव्स को मान लिया था, इसीलिए लोग ये समझते थे कि ये हमें भी बड़े अच्छे तरीके से रखेंगे। इसलिए दुनिया के मुख्तलिफ लोग जो थे मुख्तलिफ कंट्री से, वो माइग्रेट होकर यूएसए के अंदर आकर आबाद होने लगे, ठीक है। इनको कहते थे इमिग्रेंट्स, जो बाकी कंट्री से आकर यहाँ पे रहना चाहते थे। दिस वॉज एज ऑफ इन्वेंशंस. Alexander Graham Bell developed the telephone. Thomas Edison invented the light bulb. George Eastman made the moving picture later called a movie. Before 1860, the government issued 36,000 patents. अच्छा, ये देखें, आप देख सकते हैं किस तरह इन्वेंशन हुई, ठीक है, और किस तरह जो थे वो मज़ीद तरक्की याफ्ता काम जो थे वो अमेरिका के अंदर होने लगे थे। फ्राम 1860 टू 1890। अच्छा, ये तारीख ज़रूर याद रखें, मैं जिस टाइम लाइन के साथ जा रहा हूँ, ठीक है, कब सिविल वॉर हुई, तारीखें आप याद रखें, किस किस तरह तारीखें चेंज हो रही हैं और अमेरिका के अंदर क्या क्या मज़ीद मतलब मुश्किलात आ रही हैं या उसके अंदर प्रोग्रेस हो रही है, वो आप ज़रूर देखें। डेट्स को हमेशा याद रखें, सही है, दिमाग के अंदर रखें कि ये कौन सी डेट अभी चल रही है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 1860। 1860 इज़ प्रोग्रेसिविज्म, ठीक है। और 1890 तक, 1860 से 1890 तक द गवर्नमेंट इशूज़ 440,000 सेपरेट कंपनीज मर्ज टू बिकम लार्ज कंपनीज, समटाइम्स कॉल्ड द ट्रस्ट। अच्छा, ट्रस्ट क्या था? छोटी छोटी कंपनीज थी, वो मिल गई थी, ठीक है, और उन्होंने कंबाइनली तौर पर कंपनीज बना ली थी, उनको ट्रस्ट का नाम दिया था। और इस तरह गवर्नमेंट उनको जो थी वो इशू कर रही थी, मतलब जिसको कहते हैं पेटेंट्स वगैरह, ठीक है, तो वो इशू कर रही थी गवर्नमेंट। दिस हैपेंड स्पेशली इन द स्टील, रेल, ऑयल एंड कॉमर्स। यहाँ पर सीओ लिखा हुआ कॉमर्स। Toward the end of 1800, European powers colonized Africa and fought for rights to trade in Asia. Many Americans believed that the United States should do the same. Many other Americans did not like any action that seemed imperialistic. अच्छा जी, imperialistic. अब imperialistic का क्या मतलब है, इस वर्ड को समझने की ज़रूरत है। देखें, पहले ज़माने में जो पावर्स होती थी ना, वो क्या काम करते थे, वो करते थे कॉलोनाइजेशन, ठीक है, वो बनाते थे कॉलोनीज़। कॉलोनीज़ का क्या मतलब होता था, आपको वैसे पता तो होगा। कॉलोनाइजेशन, जैसे अफ्रीका ने हिंदुस्तान को कॉलोनी बनाया था, इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटिश, ठीक है। कॉलोनी का क्या मतलब था? कॉलोनी का ये मतलब था कि समझे ये कंट्री है, ठीक है, ये इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो ब्रिटेन है। यह जो इंडिया है, यहाँ पर खाम माल प्रोड्यूस होता है, ठीक है, मतलब है यहाँ पर चाय प्रोड्यूस होती है फॉर एग्जांपल। तो ये चाय तो काश्त कर लेते हैं, लेकिन इनके पास इंडस्ट्रीज़ नहीं है ताकि उसे रिफाइन कर सकें। या ये सिल्क प्रोड्यूस कर लेते हैं, इनके पास सिल्क इंडस्ट्री नहीं है। तो ब्रिटेन क्या करता था, वो इनके ऊपर आकर तिजारत की गरज से, ठीक है, कंट्रोल कर लेता था। यहाँ से खाम माल उठाता था, खाम माल उठाकर अपनी कंट्री में लेकर आया, कंट्री में अपनी ही इंडस्ट्री के अंदर रिफाइन करके दोबारा इनको बेचा। अब इन्हीं की चीज़ दोबारा इनको फ़रोख्त कर रहे हैं। दिस इज़ कॉलोनाइजेशन, सही है जी। इसको कहते हैं कॉलोनी, इसको बनाया उन्होंने कॉलोनी। यही काम करते थे अंग्रेज़ जितने भी थे, ठीक है, डच हैं, फ्रेंच हैं, जर्मन है, ब्रिटेन है, ये सारे यही काम करते हैं। इसको कहते थे कॉलोनाइजेशन। आई होप आपको समझ आ गई उस चीज़ की, ठीक है जी। आप जनाब यहाँ पर पोटैटो काश्त करें, ठीक है, आलू काश्त करें, और फिर अंग्रेज़ क्या करते हैं, आपसे आलू ले जाते हैं और वो बनाते हैं लेज़, ठीक है, और आप खाते हैं लेज़ मज़े के साथ। वही आलू जो आपने काश्त किए थे, अंग्रेज़ उसको सिर्फ एक चीज़ देता है और उसका नाम है ब्रांड। और यही पेप्सी और वगैरह वगैरह वगैरह, ब्रांड के नाम पर आपको धोखा दिया जा रहा है। कॉटन आपके मुल्क का और आप ही के ऊपर दोबारा बेच रहे हैं, मज़े लेकर पहन रहे हैं। ये है कॉलोनाइजेशन। लेकिन कॉलोनाइजेशन जो थी, जैसे जैसे दुनिया लिबरल होती गई, उन्होंने बोला यार ये तो बड़ा गलत काम है, आप कॉलोनी बना रहे हो, आप उनका हक छीन रहे हो। तो जैसे जैसे दुनिया आती गई ना 19वीं सदी में, उन्होंने इसी चीज़ का नाम चेंज कर लिया और उसका नाम रख लिया इम्पीरियलिज़म। इम्पीरियलिज़म ने क्या किया, भाई आप जो भी गवाओगे ना हमें ही ला के दोगे। इसने इंपीरियलिज्म का, अब ये पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस जब आपने रखा उसमें समझे, इंटरनेशनल रिलेशंस रखना उसमें समझें, ठीक है।
जस्ट एक आइडिया आपको दे रहा था। तो अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे हैं इम्पीरियलिज्म की, ठीक है, किधर गया इम्पीरियलिज्म। अच्छा, तो देखिए 1800s के अंदर यूरोपियन पावर जो थे वो कॉलोनाइज कर रहे थे अफ्रीका को कॉलोनाइज कर रहे थे। अब यूनाइटेड स्टेट वालों ने सोचा यार हाँ, ये काम कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज जो है यूरोपियन, ये काम कर रहे हैं, हम भी इस तरह करते हैं, कॉलोनीज बनाने शुरू कर देते हैं। लेकिन बाकी जो लोग थे, जो अमेरिका के अंदर कुछ लोग थे, उन्होंने कहा नहीं, ये गलत काम है, आप इंपीरियलिस्टिक काम नहीं कर रहे हैं। After a brief war with Spain in 1898, the US controlled several Spanish colonies, Cuba, Puerto Rico, Guam and the Philippines। ठीक है जी, इन्होंने भी कॉलोनीज आखिर बनाना शुरू कर दी थी और इन कंट्रीज़ को ये बोला था कि हम आपके जो मुल्क के अंदर मसले मसाइल चल रहे हैं ना, इनको हम लोग सुधारेंगे, आपको हम लोग पैसे देंगे और ये सारे काम करेंगे, जैसे आजकल अफगानिस्तान के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे के मुल्कों में आकर इंटरफेयर करना और उन्हें ये लारा देना कि हम आपके तमाम मसाइल हल कर देंगे, आप हमें आने दें, एक तरह से उनकी कॉलोनीज बना रहा था। ठीक है, यही काम अमेरिका ने बाद में किया। ठीक है जी, तो इन्होंने भी कॉलोनीज बनाना शुरू कर दी थी। अब क्या हुआ जी, दुनिया चली गई वर्ल्ड वॉर वन में। पिछली स्लाइड में आपने देखा कौन सा ईयर चल रहा है, 1800। और वर्ल्ड वॉर वन कब हुई है, ये देखें, फ्रॉम 1860 टू 1890, ये आपको मैंने बताया। ठीक है, इन्होंने कॉलोनाइजेशन वगैरह और ये काम किए। अब 1914 के अंदर वर्ल्ड वॉर होती है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन। 1920s प्रॉस्पेरिटी एंड द ग्रेट डिप्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इनको गौर से समझना है। ठीक है, In 1914, Germany, Austria-Hungary and Turkey fought Britain, France, Italy and Russia. Other nations joined the conflict and the war reached across the Atlantic Ocean to affect the United States. The British and German navies blocked American shipping. अच्छा जी, और आपको पता है कि अमेरिका जो है वो कहाँ पर वाक़ है, ये बीच में समंदर है, ये अटलांटिक ओशन है, इस साइड पे अमेरिका है और इस साइड पे यूरोप है। ठीक है, दरमियान में आपको पैसिफिक और अटलांटिक ओशन आ रहा है। तो अब अमेरिका जो है, इन्होंने तो बोला था ना कि हम न्यूट्रल रहेंगे, हम लोग पूरी दुनिया के साथ, कोई किसी किस्म का फड्डा किसी का चल रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं है भाई, आपने करना क्या है, जो हमारी शिप्स हैं यूरोप के अंदर सामान लेके जा रही हैं, वो काम करें, तिजारत हम लोग करेंगे और वहाँ से जो हमारे पास उस सामान लाएगा हम वो ख़रीदेंगे। भाई हमारे साथ फड्डे नहीं करने, हम किसी के इंटरनल अफेयर्स में शामिल नहीं होंगे, हमारी तिजारत बरकरार रहेगी, आप जो चाहेंगे ख़रीदेंगे और हम जो चाहेंगे आपको बेचेंगे। ठीक है जी, इस तरह सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन दुनिया का नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, पूरी दुनिया आग में झोंकी हुई और आप लोग जो है वो तिजारत करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी, तो अमेरिका न्यूट्रल था, लेकिन अब ब्रिटिश ने क्या किया और जर्मन ने क्या किया, उन्होंने अमेरिकन शिपिंग को ब्लॉक कर दिया, यूरोप के अंदर अमेरिकन की शिपिंग को ब्लॉक कर दिया। इन 1915 almost 130 Americans died when a German submarine sank the British ocean liner अच्छा लुसिटानिया। अब ये एक पूरी स्टोरी है इंटरनेशनल लॉ के अंदर। ठीक है, ये क्या हुआ था, किसने किसका शिप डुबोया, लेकिन आसान अल्फाज में 130 अमेरिकन जो थे वो एक मतलब है कि सबमरीन के अटैक के अंदर वो मर गए थे। ठीक है जी, वो फौत हो गए थे 130 अमेरिकन। ठीक है, 1915 में वुडरो विल्सन डिमांडेड एन एंड टू द जर्मन अटैक्स। वुडरो विल्सन जो थे वो अमेरिकन के प्रेसिडेंट थे। दे स्टॉप्ड